तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड सिमेट्री। सबसे पहले इसमें ना इंट्रोडक्शन पार्ट इसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या है कि ना काफ़ी सारा जितना भी हिस्सा है, क्वेश्चन तो साथ ही हैं। एक्सरसाइज 5.1 5.2 दो एक्सरसाइज होती थी, अब एक ही बची है। 5.2 में तो दो क्वेश्चन थे, वो हटा दिए। 5.1 है, लेकिन इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें काफ़ी सारा है कि एक्सोम्स, पोस्टुलेट्स, काफ़ी सारे यूक्लिड्स ने दिए हैं, वो हम एक एक करके समझेंगे। और वही ज़्यादा मेन पार्ट भी है। एक्सरसाइज में तो हम आएंगे भी और जल्दी निकल भी जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे पहले ये होते क्या हैं सारी चीज़ें, फिर शुरू करते हैं एक एक करके इनको। देखो एक्सियोम्स की बात करें ना, तो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स बेसिकली होता क्या है, दे आर अजम्पशंस। अजम्पशन यानी कि कोई भी चीज़ हमारी सोची समझी चीज़ होती है, ठीक है। विच आर ओबियस इन यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हम मान लेते हैं या किसी ने बताई है पर उनको प्रूव नहीं किया सकता, दे कैन नॉट बी प्रूव्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इसको इस पॉइंट ठीक से बनानी, इसको प्रूव क्या करेंगे जब जैसे हमें बताने वाले ने बताया है कि अगर ये पॉइंट है, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, सीधी बात है। तो ये ऐसी चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनको क्या प्रूव करेंगे ना, इसमें ए बी सी में कुछ नहीं ले सकता, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स, यानी जिसको हम प्रूव ना कर सकें और वो यूनिवर्सल ट्रूथ हों। मतलब कोई बड़ी बात तो नहीं है, पर जो सीधी सीधी बातें हैं ना, वो बताइए हमें यूक्लिड्स ने कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि अब एक एक थ्योरम्स भी देख लेते हैं पहले तो, कि थ्योरम क्या होती है, दे आर स्टेटमेंट विच आर प्रूव्ड बाय यूजिंग, मतलब इनको प्रूव कर रखा होता है। थ्योरम जैसे हम पढ़ते हैं थ्योरम 6.1 6.2 या फिर कोई भी चीज़, कोई भी थ्योरम्स है, इनको प्रूव कर रखा होता है, तभी इनको थ्योरम बोला जाता है, ठीक है। तो प्रूव बाय यूजिंग डेफिनेशंस को यूज़ करके, एक्सियोम्स को यूज़ करके, पोस्टुलेट्स को यूज़ करके, या फिर रीजनिंग को, मतलब ये जो हमें बता रखे ना इन सब चीज़ों को यूज़ करके, या फिर थोड़ा सा उसमें रीजनिंग या मतलब कैलकुलेशन वगैरह लगा के कुछ नई चीज़ें बनाना, उसको कहते हैं थ्योरम। जिसको किसी भी बंदे ने प्रूव कर रखा हो, ठीक है, उसके नाम पे थ्योरम बन जाती है, ठीक है। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या हैं, जैसे डेफिनेशन एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स, यही देखने वाले हैं हम इसमें। तो पहले इस सारे डेफिनेशन पे आते हैं। इसमें देखो पहला क्या लिखा है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। मतलब ये इसका पहले लाइन का क्या मतलब है कि एक पॉइंट के पास कोई पार्ट नहीं होता, ये पहली डेफिनेशन है। ये हमें सीधी सीधी बातें बताइए जिनको हम प्रूव तो कर नहीं सकते, जो हैं वो बिल्कुल रियल हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। पॉइंट के पास कोई पार्ट नहीं होता। दूसरा क्या है कि अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। देखो लेंथ ब्रेथ हमने पढ़ी है, पर एक लाइन क्या होती है, एक लाइन के पास सिर्फ लेंथ है पर ब्रेथ नहीं होती, विड्थ नहीं होती। सीधी सी बात होता है, अगर ये विड्थ होएगा तो ये सरफेस बन जाएगा। जैसे ऐसा मान लो ऐसे होने लगे तो ये तो कोई सरफेस बन जाएगा, तो ये सरफेस नहीं। तो लाइन की बात, अगर सिर्फ लाइन की बात करें तो लाइन कैसी चीज़ है जिसके पास लेंथ तो है पर ब्रेथ नहीं है, यानी कि ब्रेथलेस लेंथ है वो, ठीक है। दो हो गए। तीसरा देखते हैं, द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। हमने पढ़ा है कि हमेशा इसके एंड पे पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम तुमने डिनोट भी किया हुआ कई बार, ठीक है। एक लाइन के एंड पे हम पॉइंट डिनोट करते हैं। एक और अगला देखते हैं। अच्छा, द लेंथ ऑफ अ लाइन इज, नहीं, द लेंथ ऑफ लाइन, द स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन। सीधी लाइन कौन सी होती है, विच लाई इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अब देखो एक स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है, जैसे कि मान लो इसके अंदर पॉइंट्स है, लाइन के अंदर पहले से ही कई सारे पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम नाम दे सकते हैं कितने भी, ठीक है। इन्फिनिटी भी होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे करने लगे तो बहुत सारे चले जाएंगे। तो एक लाइन के पास पॉइंट होते हैं, पर स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है, इसके पॉइंट सारे इवन होते हैं, इवनली होते हैं। अगर मान लो कोई भी एक आध पार्ट अगर यहाँ से बाहर इस लाइन का ये सारे पॉइंट यहाँ आने लगे और एक पॉइंट यहाँ आ जाए, तो ये लाइन स्ट्रेट रहेगी ना। तो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है, इसके सारे पॉइंट्स इवनली होते हैं, ठीक है, और उसी पे लाई कर रही होती है वो। अगर मान लो ये लाइन, ये पॉइंट बाहर की तरफ आ जाएगा तो फिर ये स्ट्रेट लाइन बचेगी नहीं। अगला, द सर्फेस इज दैट विच हैज अ लेंथ और ब्रेथ। अब सरफेस क्या होता है, सरफेस में लाइन के टाइम पे एग्जांपल दे दिया था। सरफेस क्या होता है, इसके पास लेंथ तो होती है पर साथ में एक ब्रेथ भी होती है, तो उससे सरफेस बनता है। ये बन गया हमारा सरफेस। सरफेस क्या होती है, जिसके पास लेंथ भी होता है और ब्रेथ भी होता है। आगे देखते हैं, लेंथ और ब्रेथ। अच्छा, अगला है द एज ऑफ अ प्लेन सरफेस आर लाइन्स। मतलब जो एज यानी कि किनारा है, कैसा भी सरफेस है, उसका जो एज है वो लाइन्स होती हैं। जैसे कि मान लो ये इसका किनारे की बात करें, ये वाला, तो ये लाइन है, सीधी बात करें तो। अगर तुम चाहे ऐसे करके वास भी मान लोगे ना कोई ऐसा वाला, तो इसका जो एज है ये वाला, ये भी लाइन है। चाहे ये कर्व लाइन्स है पर लाइन्स तो हैं। मतलब जो बाहरी का, मतलब जो एज है ना, बाहर बाहर का हिस्सा, वो हमेशा लाइन्स होंगी, चाहे ऐसी हो चाहे ऐसी हो, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 डेफिनेशन। सातवीं देखते हैं, द प्लेन सरफेस इज अ यूनिक सरफेस। अब प्लेन सरफेस कौन सा होता है, इज अ यूनिक सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। मतलब एक प्लेन सरफेस कैसा भी है, मान लो 2D सरफेस मानो, प्लेन तो क्या 3D हो जाएगा, तो फिर वो 2D नहीं रहेगा। तो 2D सरफेस कैसा भी हो, चाहे उसकी शेप कितनी भी अजीब हो या कैसी भी हो, उसमें क्या है, जैसे कि हमने बोला था ना लाइन पे पॉइंट इवनली स्प्रेड होते हैं, तो वैसे ही इस सरफेस पे लाइन्स इवनली होती हैं। चाहिए देखो, इस पे मैं स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ, कितनी भी बना सकता हूँ,
ऐसे बना लो चाहे इस तरीके से, चाहे फिर ये शेप ट्राइंगल ही क्यों ना हो, चाहे ऐसी, अगर सिर्फ एक 2D शेप हो तो मैं इस पर भी स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ, इस पर भी। आ रही बात समझ में? यानी कि प्लेन सरफेस क्या होता है जिसके ऊपर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं वो, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा अभी, एक्सियोम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, बेसिकली जिनको हम प्रूव ना कर सकें, थ्योरम्स वो जो प्रूव करके लोगों ने समझा रखे हैं पहले से हमें, या फिर नई नई थ्योरम्स से बनती रहती है, ठीक है, तो उससे चैप्टर भी बनना है बन जाते हैं, सीधी बात है। तो डेफिनेशंस क्या है, डेफिनेशंस वो चीज़ें हैं वो इसी में ही आती हैं जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते, जो लोगों ने बता रखा है कि जैसे पॉइंट के पास पार्ट नहीं होता, या फिर लेंथ क्या है ब्रेथलेस, मतलब लेंथ नहीं, लाइन क्या है ब्रेथलेस लेंथ होती है, और ये बाकी 6-7 चीज़ जो मैंने एक एक करके तुम्हें समझा दी, ठीक है। अब क्या क्या पढ़ना है इसमें, अब हमें और पढ़ना है एक्सियोम्स पढ़ना है, एक्सियोम्स भी 7 है शायद, पोस्टुलेट्स 5 है, उसके बाद आएंगे एक्सरसाइज पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स की तरफ। देखो एक्सियोम्स हमारे पास 7 है, पोस्टुलेट्स हमारे पास 5 होता है, मैंने 4 लिखे हैं, एक पोस्टुलेट समझाने के लिए तो हमें अलग से स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। तो पहले ये जो है ये समझ लेते हैं, और वो 5 पोस्टुलेट समझ के हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट भी हो जाएगा। तो देखो ये क्या क्या बोल रहे हैं जितने भी एक्सियोम्स हैं या फिर पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहले देखो इसमें क्या बोला है, पहला एक्सियोम क्या आता है, थिंग्स विच आर इक्वल, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, मतलब कोई भी जो दो चीज़ें हैं वो किसी एक चीज़ के इक्वल हैं, आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि देखो जैसे मान लो कि ये कार्ड है, ठीक है, कार्ड ही मान लेते हैं, एक ऐसी रफली फिगर है, एक यहाँ पे कार्ड है, ठीक है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की 5 रुपये कीमत के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों ही 5 रुपये के बराबर हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि वो दोनों आपस में ही बराबर होंगे। ये पहला पोस्टुलेट कहता है, बस इतना सा था, द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ये दोनों ही इस चीज़ के बराबर हैं तो ये आपस में भी बराबर होंगी, ठीक है। दूसरा, द इक्वल्स आर एडिड, द इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल द होल आर इक्वल, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 3 और दूसरा नंबर भी है 3, उन दोनों में ही अगर मैं 4 और 4 ऐड करूं तो आंसर 7 इक्वल टू 7 ही आएगा। यानी कि देखो जो इक्वल्स थे 3 और 3 थे हमारे पास, बराबर थे पहले से ही, उन पे हमने बराबर बराबर नंबर और जोड़ दिए तो आंसर भी बाद में हमारे पास बराबर ही आया, ये दोनों, ठीक है। सेम यही इसके साथ करेंगे, सब्ट्रैक्टेड वाले के साथ, इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करें, मान लो यहाँ यही हमारे पास 7 है, दोनों इक्वल्स हैं, इनमें हमने माइनस कर दिया इक्वल्स, एक 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 माइनस कर दिया दोनों में, तो दोनों ही 6 आ गए, ये फिर भी इक्वल ही रहेंगे, जब इक्वल्स में इक्वल माइनस करेंगे तो भी इक्वल ही आएगा। अगला क्या है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, इसका क्या मतलब है, देखो जैसे मान लो कोई भी एक चीज़ है, जैसे कि मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये मेरे पास दूसरा ट्राइंगल है, अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूं और ये पूरा गायब हो जाए तो मतलब वो इक्वल है। कोइंसाइड का मतलब है अगर एक को दूसरे के ऊपर रख दिया जाए और पिछला वाला ना दिखे तो वो दोनों के दोनों फिर से इक्वल यहाँ पे प्रूव हो जाएंगे। अच्छा अगला क्या है, फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, यानी कि मतलब कोई भी एक चीज़ है ना उसका पूरा उसके किसी एक हिस्से से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल समझो, जैसे कि मान लो हमारे पास यही एक पिज़्ज़ा है, इससे क्या किया मैंने एक स्लाइस निकाल लिया, तो ये स्लाइस यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस तरीके से बनेगा, तो ये है वो होल सारा का सारा पिज़्ज़ा और ये है उसका पार्ट, दोनों में से बड़ा कौन है, हमेशा ये टोटल ही बड़ा रहेगा। सीधी बात बताऊँ, अगर तुम्हें चुनना हो कि ये खाने को मिला ये, तो तुम इसी को ही चुनोगे, ज़्यादा हिस्सा जो होल है वो हमेशा एक पार्ट से बड़ा ही होता है, ठीक है, चाहे वो पार्ट कितना भी बड़ा है, ठीक है। अगला, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कि कोई भी एक नंबर है, ये मान लो ये नंबर है, ठीक है, इसका डबल कर दिया मैंने 2 से, इसका डबल कर दिया मैंने 2 से, इक्वल टू आ गया 4, इक्वल टू आ गया 4, यानी कि एक ही चीज़ के जो डबल्स हैं, देखो यहाँ पे थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। अब देखो ये दोनों के दोनों एक ही चीज़ के डबल हैं, इस 2 के डबल ये वाला 4 भी, इस 2 का डबल ये वाला 4 भी, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये इसी की डबल हैं, यानी कि आपस में भी इक्वल होंगे। देखो इसमें लिखा है द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, यानी कि इसी चीज़ का डबल है दोनों और आपस में भी इक्वल हैं। क्या लिखा है, आर इक्वल टू वन अनदर, तो दोनों एक दूसरे के बराबर भी हैं। ऐसे यहाँ पे लिखा था थिंग्स विच आर हाफ हाफ, यानी कि मान लो जैसे 10 है, 10 का हाफ कर दूँ मैं, और यहाँ पे भी हाफ 2 से करने पे होता है, यहाँ पे भी हाफ कर दूँ तो यहाँ पे भी 5 ही आएगा, यहाँ पे भी 5 ही आएगा। अब ये 5 भी इसी का हाफ है, ये 5 भी इसी का ही हाफ है, क्योंकि 5 कितने भी ले लो, सेम थिंग्स बोला है यहाँ पे, देखो द थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग, सेम यानी कि एक ही चीज़ का हाफ, 10 का हाफ, ये भी और वो भी, दोनों आपस में भी बराबर होंगे, सीधी बात है। तो ये थे इसके एक्सियोम्स, 7 एक्सियोम्स हैं। अब हम पढ़ते हैं पोस्टुलेट्स, 4 इधर पढ़ेंगे और एक बाद में। अच्छा इसमें क्या लिखा है,
गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। मतलब अगर दो पॉइंट हमने ले लिया ना कहीं पे, तो इससे दुनिया में सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, दूसरी नहीं जाएगी। देखो जैसे मान लो इस पॉइंट से क्रॉस करते हुए ये एक लाइन गई जो इन दोनों पॉइंट्स को छूती हुई। अब इसके अलावा कोई लाइन बना दो जो इन दोनों से जाए, वो हो ही नहीं सकता। अगर हम हल्का सा भी ऐसा करेंगे तो वो एक पॉइंट को छुएगी, ऐसा करेंगे तो दूसरे को छुएगी, पर एक साथ तो बस यही छू सकती थी। ठीक है। दूसरा क्या है, द टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनिटी। टर्मिनेटेड क्या होता है, जिसमें हमें पॉइंट पता होते हैं, जैसे कि इसके दो नाम दे रखे होते हैं ए और बी, जिसके पास लाइन सेगमेंट बेसिकली मान लो, जिसके हमें पॉइंट पता होते हैं। इनको हम दोनों तरफ कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल जितना मर्जी करो। ठीक है। अगला क्या है, अ सर्कल कैन बी ड्रोन विद अ सेंटर विद एनी सेंटर और एनी रेडियस। अब देखो ये सेंटर है मान लो, इससे हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इतना भी और इतना भी कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर्कल का जो सेंटर है या उसकी रेडियस है, यही सर्कल में यहाँ ड्रॉ कर दूँ, क्या दिक्कत है। ठीक है। तो किसी भी जितना भी पॉइंट है, सर्कल को ड्रॉ होने के लिए बस एक पॉइंट चाहिए, और दुनिया में पॉइंट ही पॉइंट है। ये देखो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, कितनी जगह तो मैंने ऐसे ही पॉइंट लगा रखे हैं। देखो ये क्या यहाँ सर्कल ड्रॉ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और कितनी भी रेडियस, इसी से ही मैं इतना सा भी कर सकता हूँ, इसी से ही मैं इतना बड़ा भी कर सकता हूँ, जैसे वहाँ पे किया मैंने। ठीक है। तो ये हो गया इसका थर्ड पॉइंट कि कैसा भी सेंटर और कितनी भी रेडियस, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्या है, द राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अदर। अब ये तो मतलब द राइट नहीं, ऑल राइट एंगल, सीधी बात है। राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो जो दूसरे राइट एंगल से मैं कंपेयर करूँगा वो कितना होगा, वो भी 90 डिग्री होगा। तो सीधी बात है, ये इक्वल ही होंगे। जैसे मान लो ये राइट एंगल है, ये इसका 90 था, दूसरा राइट एंगल कहीं भी होगा वो खुद 90 है, तभी तो उसको राइट एंगल बोल रहे हैं, तो आपस में तो बराबर होंगी। ठीक है। तो ये जो थे हमारे एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स, ये कंप्लीट हो गए। एक रह गया, उसको अभी समझ लेते हैं। ठीक है। फिफ्थ पोस्टुलेट, देखो ये फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है, एक ही है सिंगल, इसको यहाँ पे समझा दूंगा मैं आराम से। देखो इसमें क्या है कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, यहाँ पे ड्रॉ भी करते रहूँगा। ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, मतलब दो सीधी सीधी लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन गिर रही है ऐसे करके। ठीक है। बना देते हैं। मान लो जैसे एक ये लाइन है अपने पास, इसको नाम दे दिया हमने एल, इसको नाम दे दिया हमने एम। ठीक है। इनके ऊपर कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन गिर रही है, ये लाइन ही समझना। ठीक है। ये है, इसको नाम दे दिया हमने एन। अब इसमें बोला क्या है कि मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। जो इंटीरियर एंगल बना देते, कोई चार इंटीरियर एंगल बनेंगे अंदर अंदर के, 1 2 3 और ये चौथा, इसको हम नाम दे देंगे ए बी सी और डी। सीधी बात है। इसमें क्या बोला है कि देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक लाइन दो स्ट्रेट लाइन पे गिर रही है, चार इंटीरियर एंगल बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है। अब देखो कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑन टेकन टुगेदर इज लेस देन टू राइट एंगल्स। अब देखो यहाँ पे जितने भी वो हैं इंटीरियर एंगल, अगर एक तरफ के दो इंटीरियर एंगल, मान लो ये दोनों एंगल हैं, इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज नॉट इक्वल टू टू राइट एंगल्स। टू राइट एंगल्स क्या होते हैं बेसिकली, टू राइट एंगल्स, देखो एक राइट एंगल कितना होता है 90, यानी दूसरा भी 90, यानी 180 डिग्री। तो अगर दो इस तरफ वाले 180 से कम है, ठीक है, ध्यान से समझना, पूरा पढ़ लेता हूँ एक बार। टुगेदर दो से कम होंगे, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इज प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली मीट ऑन द साइड ऑन विच वेयर द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन राइट एंगल। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो इस तरफ वाले, जैसे ये दो हैं, ये 60 है एग्जाम्पल के लिए, ये 30 है, ये दोनों 90 से कम है, तो इन दोनों का सम भी 90 हुआ, 180 तो नहीं हुआ। ठीक है। और अगर ये कम है तो ऑब्वियसली बात है ये ज़्यादा होगा। ये मान लो ये 60 है, लीनियर पेयर के हिसाब से 120 होगा, लीनियर पेयर के हिसाब से 150 होगा। ठीक है। तो अब इतना समझो कि अगर ऐसी कंडीशन आती है जिसमें इंटीरियर एंगल ये दोनों इस तरफ वाले 90 से कम है, तो ये दोनों लाइन को मैं आगे जब जितना आगे बढ़ाऊँ ना कभी जाके ये किसी ना किसी पॉइंट पे इसी तरफ को मिलेंगे जहाँ पे एंगल कम है 180 से। जहाँ पे ज़्यादा है, मान लो ये एंगल इस तरफ को बढ़ रहे हैं आगे, तो ये फिर कभी नहीं मिलेंगी। यहाँ से ये डिस्टेंस बढ़ता ही चला जाएगा खुलते आगे। लेकिन जब यहाँ से हल्का सा भी बेंड हो गया ना, जैसे ही 180 तो 90 था, फिर भी अगर ये 179 भी होगा ना, अगर 180 से कम है, तो कहीं ना कहीं जाके बाद में वो दोनों मिल ही जाएंगे। ठीक है। ये होता है हमारा पोस्टुलेट्स। बस इसमें ये बताया कि अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि दो एंगल साथ वाले एडजेसेंट एंगल्स इंटीरियर वाले, वो क्या होता है 180 से कम होते हैं, तो अगर लाइन को एक्सटेंड करें, जिस तरफ 180 से कम होंगे वो उस तरफ को जाके आगे मीट कर जाएंगे, जिस तरफ ज़्यादा होंगे वहाँ पे कभी नहीं करेंगे। ठीक है। ये है हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट, और इसी के साथ हमारा फिफ्थ चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है। आज के लिए इतनी, मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज में। दैट्स इट।